हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। और इस सीरीज में मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को कंप्लीट कराऊंगा। और आप जिस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो कब से कब तक का माना जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है आपको याद रखना है कि 20 जून 712 से 23 जून 1757 तक का मध्यकालीन भारत का इतिहास माना जाता है। 20 जून में क्या हुआ था कि इसने मोहम्मद बिन कासिम ने, जो अरब मुस्लिम जाति का था, मोहम्मद बिन कासिम, उसने क्या किया था, सिंध प्रांत पे, यहाँ पे क्या किया था, आक्रमण किया था। तो सिंध प्रांत के राजा उस टाइम पे कौन थे? राजा दाहिर सेन। तो इसको भी हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो वो माना जाता है 20 जून 712 से 23 जून 1757 तक का माना जाता है। इसमें आपको एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है, बस ये याद रख लेना, क्वेश्चन में आ जाता है। 1 नवंबर 1858 में केनिंग का घोषणा पत्र हुआ था। ठीक है। अब जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसका नया नाम क्या है? उसका नया नाम यहाँ पे रखा गया है स्ट्रगलिंग इंडिया, या फिर संघर्षरत भारत। तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसका नया नाम क्या रखा गया है? उसका नया नाम रखा गया है स्ट्रगलिंग इंडिया, मतलब कि संघर्षरत भारत। देखिए, हमें इसमें पढ़ना क्या है, इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसमें हमें कुछ अध्याय पढ़ने हैं, जैसे कि पहला जो अध्याय है, भारत पर विदेशी आक्रमण। दूसरा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और तीसरा है मुगल साम्राज्य की स्थापना। और चौथा हम इसमें चैप्टर पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य में हम क्या पढ़ेंगे? मराठा साम्राज्य में हमें पढ़ना है छत्रपति काल और पेशवा काल, ये पॉइंट हमें पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है इसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या पढ़ना है दोस्तों? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में भी हमें दो पॉइंट पढ़ने हैं। एक तो पॉइंट पढ़ना है हमें भक्ति आंदोलन, दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है सूफी आंदोलन। फिर हम इसमें ही पढ़ के चल देंगे दक्षिण भारत का साम्राज्य। जो दक्षिण भारत का साम्राज्य है इसमें हमें दो राज्यों के बारे में पढ़ना है। एक तो आ जाता है क्या, विजयनगर। आप विजयनगर को अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसकी स्थापना दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने। फिर इसी में ही हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमें देखना है कि भारत पर विदेशी आक्रमण। तो हमें इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना, मराठा साम्राज्य, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, दक्षिण भारत के साम्राज्य, ये चैप्टर्स हमें इसमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। और सबसे पहले अध्याय जो है वो है भारत पर विदेशी आक्रमण। तो इसको ही हम क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण। देखिए, अब भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुए हैं वो दो मुस्लिम जातियों के हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? एक तो हुआ है अरब मुस्लिम जाति का आक्रमण, और दूसरा हुआ है तुर्क मुस्लिम जाति का आक्रमण। ठीक है दोस्तों। तो पहला जो विदेशी आक्रमण था, पहला विदेशी आक्रमण था अरब मुस्लिम जाति का आक्रमण। और दूसरा जो आक्रमण था वो था, दूसरा विदेशी आक्रमण जो था वो था तुर्क मुस्लिम जाति का आक्रमण। देखिए, जो पहला विदेशी आक्रमण था जो कि अरब मुस्लिम जाति का था, वो किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। दूसरा जो है तुर्क मुस्लिम जाति का आक्रमण। इसमें दो वंश आते हैं। दो वंश कौन कौन से? एक तो आता है यामिनी वंश और दूसरा आता है संसवनी वंश। तो आपको क्या याद रखना है कि तुर्क मुस्लिम जाति को दो वंश में डिवाइड किया गया है। एक तो है यामिनी वंश और दूसरा है संसवनी वंश। देखिए,
यामिनी वंश जो है, यामिनी वंश की तरफ से सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण करता है वो करता है सुबुक्तगीन। डायरेक्ट महमूद गजनबी नहीं करता है, तो कौन करता है सबसे पहले? महमूद गजनबी का फादर, पिता, कौन? सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करता है, तुर्क मुस्लिम जाति का आक्रमण है। तो ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा बच्चे याद कर लेते हैं कि तुर्क मुस्लिम जाति की ओर से भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वो किया था किसने? मोहम्मद महमूद गजनबी ने। लेकिन दोस्तों महमूद गजनबी ने पहला तुर्क मुस्लिम जाति का आक्रमण नहीं किया था। सबसे पहले कौन आए थे? इसके फादर आए थे। तो सबसे पहले कौन आए थे? इसके फादर, जिनका नाम है सुबुक्तगीन। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो किसने किया? तो सबसे पहला आक्रमण किया था तुर्क मुस्लिम जाति की ओर से सुबुक्तगीन ने। फिर इसका बेटा आता है कौन? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी क्यों याद रहता है आपको? क्योंकि इसने भारत पर कई बार आक्रमण किया था और यही हाईलाइट पॉइंट बन जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इसमें, संसबनी वंश की ओर से जो आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद गोरी ने। अब ये आक्रमण हुए क्यों थे? मेन चीज यही है कि ये आक्रमण हुए क्यों, हमें यही पॉइंट याद रखना है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, अरब मुस्लिम जाति का जो आक्रमण था भारत में वो हुआ क्यों था, किस कारण से वो हुआ था। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि अरब मुस्लिम जाति का था, उसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। और किस जगह पे आक्रमण किया था वही हमें देखना है। देखिए ये जो पॉइंट दिखाया गया है ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। इसके इस साइड में ये जो देश है ये अरब देश है। कौन से? अरब प्रदेश। अरब प्रदेश में जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये देश आ जाते हैं। उस टाइम पे, किस टाइम पे? 712 ईस्वी के आसपास ये जो अरब प्रदेश थे, यहाँ पे होते थे जो राजा होते थे उनको बोला जाता था खलीफा। और 712 ईस्वी में यहाँ के जो खलीफा थे उनका नाम था वालिद प्रथम। ठीक है। अब जो ये वालिद प्रथम है, इनका व्यापार था किसके साथ? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ इनका क्या था? व्यापार था। अब उस टाइम पे व्यापार किस चीज का हो सकता है? तो दोस्तों ये जो श्रीलंका है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे छोटे छोटे से मनके, शंख, ये सभी होते थे और इनका ही क्या होता था? व्यापार होता था। तो अरब प्रदेश जो थे, वालिद प्रथम, इनका व्यापार था किसके साथ? श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका के साथ जब इनका व्यापार था, तो व्यापार के लिए जो पानी के जहाज होते थे वे कहाँ से होके जाते थे? वे पाकिस्तान से होके जाते थे। और पाकिस्तान वाला ये जो एरिया था उस टाइम पर बोला जाता था ये सिंध प्रांत। ठीक है। तो ये क्या होता था कि ये सिंध प्रांत से होके जाता था। ये जो इनके जहाज थे वे क्या होते थे? सिंध प्रांत से होके ये जाते थे और श्रीलंका पहुंच जाते थे व्यापार के लिए। अब जब ये सिंध प्रांत से होके जाते थे, तो सिंध प्रांत से होके जाने के बाद यहाँ के जो राजा थे सिंध प्रांत के, उस टाइम पे यहाँ के राजा थे जिनका नाम था राजा चाच। क्या नाम था? राजा चाच। तो ये जो राजा चाच थे, इन्हें क्या दिया जाता था? कर दिया जाता था। जब ये इनके इनके स्थान से, मतलब कि इनके प्रांत से होके जाता था जहाज इनका, अरब प्रदेश का, वालिद प्रथम का व्यापार के लिए, तो यहाँ पे क्या होता था कि ये कर देते थे। क्या देते थे? कर। यहाँ से होके जाते थे तो ये यहाँ पे क्या देते थे? कर देते थे। जैसे कि पार्किंग के लिए हम कहीं पे अपनी गाड़ी वगैरह खड़ी कर देते हैं तो वहां पे पर्ची कटानी पड़ती है 10 या 20 रुपए की। इसी तरीके से जब ये सिंध प्रांत से होके जा रहे थे तो ये भी क्या करते थे? ये भी न कर देते थे जितना भी होगा। ठीक है। अब ऐसे ही व्यापार चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन एक बार कैसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि जो इनके जहाज है वालिद प्रथम के जहाजों को समुद्री लुटेरों ने क्या किया था? लूट लिया था। अब समुद्री लुटेरों ने जब वालिद प्रथम के जहाजों को लूट लिया था, तो वालिद प्रथम ने क्या कहा? वालिद प्रथम ने राजा चाच का जो बेटा है, कौन? राजा चाच का बेटा, राजा चाच का बेटा है दाहिर सेन। तो दाहिर सेन को कहा कि भाई तुम्हारे
यहाँ पे तुम्हारे ही एरिया में हमारे जो व्यापार करने वाले जहाज थे उनको लूट लिया गया है। तो आप उन लुटेरों को हमें दो पकड़ के, या फिर आप उनकी भरपाई कीजिए जितना हमारा नुकसान हुआ है। तो जो राजा दाहिर सेन था, राजा दाहिर सेन ने क्या किया, राजा दाहिर सेन ने मना कर दिया इसके लिए। उसने कहा कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन दोस्तों जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि जो राजा चाच का पुत्र है दाहिर सेन, उसके अंडर में था ये एरिया। तो इसने क्या किया, राजा दाहिर सेन ने इनकार कर दिया कि ना तो हम जो तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे, और ना ही हम उन लुटेरों को पकड़ के देने के हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो वालिद प्रथम ने क्या किया, वालिद प्रथम ने आक्रमण करने के लिए बोल दिया। और आक्रमण करने के लिए किसको बोला, उनका ही एक सेनापति था जिनका नाम था अल हजाज। ठीक है, चलिए अल हजाज के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो सिंध प्रांत है यहाँ का जो वंश था वो था ब्राह्मण वंश। और ब्राह्मण वंश को बोला जाता है चंचु वंश। चच वंश राजा चाच ने अपने नाम पे रखा था, और इनका पुत्र क्या था, दाहिर सेन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दाहिर सेन के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। और अ, अल हजाज जो इनका वालिद प्रथम का सेनापति था उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत पर आक्रमण के लिए अरब खलीफा वालिद प्रथम ने अपने सेनापति अल हजाज को नियुक्त किया। ठीक दोस्तों, किसको नियुक्त किया, अल हजाज को, अपने सेनापति अल हजाज को नियुक्त किया। किंतु भारत पर आक्रमण अल हजाज के 17 वर्षीय दामाद एवं भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने किया। तो दोस्तों हुआ क्या कि जो अरब प्रदेश के खलीफा थे जिनका नाम था वालिद प्रथम, उन्होंने तो भारत पर आक्रमण करने के लिए किसको नियुक्त किया था, अरब खलीफा के वालिद प्रथम ने अपने सेनापति अल हजाज को नियुक्त किया था। लेकिन भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन आता है, अल हजाज का 17 वर्षीय दामाद एवं भतीजा जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अब जब सिंध प्रांत पे इन्होंने आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे सिंध प्रांत के राजा कौन थे, राजा दाहिर सेन। तो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच युद्ध होता है, कहाँ पे होता है, सिंध प्रांत पर। और सिंध प्रांत जो है वो हार जाता है, कौन, राजा दाहिर, और यहाँ पे विजय किसकी हो जाती है, मोहम्मद बिन कासिम की। अभी इस युद्ध के अलग अलग नाम हैं, देखिए क्या क्या नाम है। एक तो बोला जाता है रावर का युद्ध, कौन सा युद्ध, रावर का युद्ध। और एक बोला जाता है अलोर का युद्ध। और ये कब हुआ था, 20 जून 712 में। और यहीं से ही क्या होती है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए अब रावर का युद्ध इसको बोला क्यों जाता है, तो इसको रावर का युद्ध बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक किला था, सिंध प्रांत में एक किला था जहाँ पे ये युद्ध हुआ था, जिसके कारण, और इस किले का नाम क्या था, रावर। जो सिंध प्रांत में किला था उसका नाम क्या था, रावर, जिसके कारण क्या नाम पड़ा इसका, रावर का युद्ध नाम पड़ गया। अलोर युद्ध क्यों पड़ा इसका, जो ये अलोर है, तो अलोर का युद्ध इसका नाम क्यों पड़ा, तो उस टाइम पे सिंध प्रांत की जो राजधानी थी वो क्या थी, अलोर थी, जिसके कारण इस युद्ध का नाम अलोर का युद्ध भी पड़ा। देखिए अब जो सिंध प्रांत है किस किस के बीच युद्ध होता है, मोहम्मद बिन कासिम के बीच में, किसके बीच में, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच में ये युद्ध होता है। और इसमें देखो विजय कौन हो जाता है, तो इसमें जीत जाता है मोहम्मद बिन कासिम। कौन जीत जाता है दोस्तों इसमें, मोहम्मद बिन कासिम इसमें जीत जाता है। अब राजा दाहिर सेन की जो पत्नी है, कौन, राजा दाहिर सेन, तो राजा दाहिर सेन की पत्नी का नाम है रानी बाई। क्या नाम है, रानी बाई। अब ये जो रानी बाई है इन्होंने क्या किया, जोहर रचाया। आपको यही पॉइंट नोट रखना है कि राजा दाहिर सेन की पत्नी का नाम क्या था, रानी बाई, और उन्होंने क्या किया, जोहर रचाया। तो भारत में जोहर के प्रथम साक्ष्य जो है वो 712 इसमें मिलते हैं, और कहाँ पे मिलते हैं, सिंध प्रांत में। और किससे मिलते हैं, रानी बाई से। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट हम याद कर लेते हैं। देखिए
जो पुरुष होता है, कौन? पुरुष। जब पुरुष मतलब कि राजा, जो युद्ध के समय मृत्यु हो जाती है उसकी युद्ध में, तो उसको बोला जाता है केसरिया। क्या बोला जाता है? केसरिया। अब पुरुष केसरिया हो जाता है तो उनकी जो पत्नियां होती है, स्त्रियां, वो क्या करती है? जोहर रचा देती है। तो केसरिया और जौहर, इन दोनों की जो प्रक्रिया है, इसको मिला के क्या बोला जाता है? इसको मिला मिला के बोला जाता है साका। मतलब कि इस पूरे प्रोसेस को, जब युद्ध के समय किसी राजा की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी जो होती है वो जौहर रचा देती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? साका बोला जाता है, दोनों प्रक्रियाओं को मिला के। चलिए, अब हम इसमें एक पॉइंट और याद रख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि मध्यकाल में मुसलमानों की जो आधिकारिक भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है नोट करके, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट, हमें इस युद्ध के जो स्रोत है वो कहाँ से मिलते हैं? जो ये युद्ध हुआ है, जिसको हमने रावर का युद्ध क्या बोला है? रावर का युद्ध या फिर अलोर का युद्ध बोला जाता है। इसके जो स्रोत है वो कहाँ से मिलते हैं? तो युद्ध की जानकारी के जो स्रोत होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं चचनामा ग्रंथ से। किससे मिलते हैं? चचनामा ग्रंथ से। अब चचनामा ग्रंथ जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? वो लिखा गया है अरबी भाषा में। आपको ये पॉइंट नोट रखना है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो चचनामा ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो चचनामा जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? वो लिखा गया है अरबी भाषा में। और किसने लिखा है उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जिसने लिखा है उसने नहीं अपना नाम लिखा, अपना टैग नहीं लगाया, तो यो अज्ञात है। लेकिन कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये अरबी भाषा में लिखा गया है। देखिए, अब बात कर लेते हैं चचनामा। चच का मतलब होता है क्या? सिंध। और नामा का मतलब क्या है? इतिहास। तो चचनामा का मतलब क्या बन जाता है? यहाँ पे चचनामा का मतलब बन जाता है सिंध का इतिहास। और ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि जो चचनामा ग्रंथ है उसका कुछ अनुवाद हुआ अलग अलग भाषाओं में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि चचनामा जो है, इसका चचनामा ग्रंथ जो है इसका अनुवाद होता है, नंबर 1 होता है अरबी भाषा में। जो अरबी भाषा में है इसका अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद करने वाला था अली अहमद। नेक्स्ट देख लेते हैं चचनामा ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद जो किया गया है वो किया गया है किसके द्वारा? अब बुक्र कूफी के द्वारा। किसके द्वारा? अब बुक्र कूफी के द्वारा। चलिए, अब हम देख लेते हैं अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है दाऊद पोटा। कैसे कैसे नाम है दोस्तों? दाऊद पोटा। तो चचनामा जो है वो सिंध का इतिहास को रिप्रेजेंट करता है। और चचनामा जो है वो अरबी भाषा में लिखा हुआ है और इसका 3 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 3 भाषाओं में अनुवाद किया गया है, अरबी भाषा में किया गया है और फारसी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। जो अरबी भाषा में अनुवाद किया है वो किया है अली अहमद ने। जो फारसी भाषा में अनुवाद किया है वो किया है अबू बकर कूफी ने। और जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है वो किया है दाऊद पोटा ने। चलिए, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या याद रखना है आपको? इसमें पॉइंट याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने प्राचीन काल के लेखक जिनका नाम है विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र का अरबी भाषा में कलीला व दिमना नाम से अनुवाद कराया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने, जो प्राचीन काल के लेखक है विष्णु शर्मा, उनकी एक रचना है जिसका नाम क्या है? पंचतंत्र। और ये जो पंचतंत्र है इसका कौन सी भाषा में अनुवाद कराया है? तो इसका कराया है उन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अरबी भाषा में अनुवाद कराया है और किस नाम से कराया है? कलीला व दिमना नाम से अनुवाद कराया है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं तुर्क मुस्लिम जाति का आक्रमण।
तुर्क मुस्लिम जाति के आक्रमण में देखिए हमें क्या याद रखना है। तुर्क मुस्लिम जाति का, जैसे कि मैंने बताया था कि इसको दो वंश में डिवाइड करके चलते हैं। एक तो आता है यामिनी वंश और दूसरा आता है संसबनी वंश। तो जो यामिनी वंश है, यामिनी वंश, ये गजनी क्षेत्र के अधिपति होते थे। अब दोस्तों गजनी क्षेत्र कौन सा है? अफगानिस्तान के ही एरिया, अफगानिस्तान की जगह में ही एक गजनी क्षेत्र था जिसे बोला जाता है गजनी क्षेत्र के अधिपति। अब यामिनी वंश जो है, यामिनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो अल्पतगीन ने इनकी स्थापना की थी। किसकी? यामिनी वंश की। और कब की थी? 963 ईस्वी में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यामिनी वंश की स्थापना कब की गई थी? यामिनी वंश की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि यामिनी वंश की स्थापना जो है वो अल्पतगीन ने की थी। और कब की थी? 963 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो हर कोई बताता है महमूद गजनबी, लेकिन महमूद गजनबी से पहले भी उनका फादर होता है कौन? सुबुक्तगीन। तो तुर्क जाति की ओर से भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम क्या है? सुबुक्तगीन। महमूद गजनबी नहीं है। महमूद गजनबी तो सुबुक्तगीन के बाद आता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। और कब किया था ये? 987 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 987 ईस्वी में। और ये पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद आ जाता है सुबुक्तगीन का पुत्र जिसका नाम है महमूद गजनबी। क्या नाम है दोस्तों? महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसने आक्रमण किया था 998 से 1030 ईस्वी के बीच में इसके आक्रमण माना जाता है। और इसने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो आपको याद रखना है क्या? कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और आक्रमण करने का कारण क्या था? यहाँ से धन लूटना। अब देखिए ये बताया किसने था? तो ये बताया था हेनरी इलियट ने। किसने बताया था? हेनरी इलियट ने बताया था कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये बताने वाला था हेनरी इलियट। चलिए अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो महमूद गजनबी है वो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करता है? तो महमूद गजनबी जो है वो भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश करता था। कौन से दर्रे से प्रवेश करता था? खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करता था। ये क्या करता था? इसने बुत किशन, मूर्ति भंजक तथा दुनिया का पहला सुल्तान की उपाधि ली। तो दुनिया के पहले सुल्तान की उपाधि लेने वाला राजा कौन था? तो वो था महमूद गजनबी। और इसने मूर्ति तोड़ने वाला मतलब कि मूर्ति भंजक की उपाधि भी ली थी। तो महमूद गजनबी के बारे में आपको याद रखना है कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और ये भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश करता था। इसने बुतकिशन, मूर्ति भंजक तथा दुनिया का पहला सुल्तान की उपाधि इसने ली थी। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि नोट करके पॉइंट याद रखना है कि जब महमूद गजनबी जो है वो क्या करता था? मूर्तियों को तोड़ता था। तो मूर्तियों को तोड़ने के कारण जो भारतवासी थे उनका क्या हुआ कि मूर्ति पूजा से धीरे धीरे विश्वास उठना स्टार्ट हो गया, क्योंकि भाई मूर्तियों को तोड़ता था वो। तो देखिए इसमें ही कुछ पॉइंट याद रखना है। वो पॉइंट क्या याद रखना है? देखिए नोट करके कि हमारा भारत जो था, हमारा भारत सगुन परंपरा का देश था। कौन सा देश था हमारा भारत? सगुन परंपरा का देश था। अब हमारा भारत सगुन परंपरा का देश था। सगुन का मतलब क्या होता है? सगुन का मतलब होता है मूर्ति पूजा, जिसमें क्या की जाती है? मूर्ति पूजा
की जाती है। अब जब महमूद गजनबी ने मूर्तियों को तोड़ना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत के जो निवासी थे उन्होंने क्या किया कि वो मूर्ति पूजक जो था, सगुण परंपरा का जो देश था, वो निर्गुण परंपरा की ओर परिवर्तित होता गया। और निर्गुण परंपरा का मतलब होता है जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है। अब जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है उसके कुछ संत हैं जिनका क्या नाम है, देखिए उनका नाम है कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, रैदास, रामदेव और तुकाराम। ये पॉइंट देखिए आपको याद रखने हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट क्या होता है, क्वेश्चन आ जाते हैं कि निर्गुण निर्गुण परंपरा जो कि मूर्ति पूजा नहीं होती है उसमें शामिल है कौन कौन से संत है। तो चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन इनमें से भी दिया जाएगा और आपको सही लगाना है। सही तब होगा जब आपको ये याद होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो महमूद गजनबी है। महमूद गजनबी के दो सेनापति कौन थे, हिंदू थे। तो महमूद गजनबी के दो सेनापति कौन थे, हिंदू थे, जिनका नाम क्या था, एक का नाम था इसमें तिलक और दूसरे का नाम था सेबंद राय। तो महमूद गजनबी के दो सेनापति कौन थे, हिंदू थे, एक का नाम क्या था तिलक और दूसरे का नाम क्या था सेबंद राय। महमूद गजनबी के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि महमूद गजनबी का मुख्य युद्ध जो है वो गुजरात के सोम मंदिर के विरुद्ध था। और लगभग ऐसा माना जाता था कि ये 6 टन या 10 टन के आसपास यहाँ से क्या किया था, ये सोना लूट के ले गया था। उस टाइम पे जिस टाइम पे महमूद गजनबी ने भारत के गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस टाइम पे वहां गुजरात के राजा कौन थे, तो गुजरात के राजा थे चालुक्य वंशी भीम प्रथम, जिन्हें मूल राज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। तो यहाँ पे महमूद गजनबी क्या हो गया था, विजय हो गया था और गुजरात के राजा चालुक्य वंशी या फिर मूल राज प्रथम क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। और इसमें पॉइंट याद रखना है कि महमूद गजनबी के कुछ दरबारी लेखक थे। अब महमूद गजनबी के जो दरबारी लेखक हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है, महमूद गजनबी के दरबारी लेखक, पहले का नाम क्या है, तो पहले का नाम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले पहले का नाम है उतबी, दूसरे का नाम है अलबरूनी। उतबी, अलबरूनी, फिरदौसी और बेहाकी। चलिए देख लेते हैं इनको। उतबी जो है, उतबी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तारीके यामिनी। कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो उतबी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है तारीके यामिनी। अलबरूनी की बात कर लेते हैं। तो अलबरूनी ने लिखी है तारीख ए हिंद या फिर उसका नाम ही है तहकीक ए हिंद। बात कर लेते हैं फिरदौसी की। जो फिरदौसी है ये, इसने लिखी है शाहनामा। इसे अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। और फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है। कई बार हिस्ट्री के क्वेश्चन में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। फिरदौसी, तो फिरदौसी ने क्या लिखा था, शाहनामा। और शाहनामा को क्या बोला जाता है, अफगानिस्तान का महाभारत भी इसको बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बेहाकी की। जो ये बेहाकी है, बेहाकी ने लिखी थी तारीख ए बेहाकी। क्या लिखी थी, तारीख ए बेहाकी लिखी थी। और लेनपुर ने इसे पूर्व का पेप्स भी कहा है। तो लेनपुर ने इसको क्या कहा है, पूर्व का पेप्स भी कहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर इधर आ जाते हैं संसबनी वंश का। अभी तक हमने यामिनी वंश का आक्रमण देखा। यामिनी वंश में कौन कौन आया, सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनबी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं संसबनी वंश। तो संसबनी वंश का जो आक्रमण है, सबसे पहले देख लेते हैं संसबनी वंश के जो संस्थापक है वे कौन है। तो संसबनी वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं, वे माने जाते हैं गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम। 1163 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इनके छोटे भाई का नाम था क्या, इनके छोटे भाई का नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। अब मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम जो है
उसका टाइम पीरियड रहा 1173 से 1206 तक। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, 1206, 1173 से 1206। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब जो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम है, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम का ही मूल नाम क्या है, मोहम्मद गोरी। क्या नाम है, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी, अब सनसबनी वंश जो है इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे जहां सोज भी नाम दिया जाता है। और जहां सोज का मतलब होता है संसार को जलाने वाला। ठीक है, तो जहां सोच का मतलब क्या होता है, संसार को जलाने वाला। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि संसबनी वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने 1163 में। और इसके छोटे भाई का नाम था क्या, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जिसको मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। अब संसबनी वंश जो है, इस संसबनी वंश का मतलब होता है जहांसोज। और जहांसोज का मतलब क्या होता है, संसार को जलाने वाला, मतलब कि दुनिया में आग लगाने वाला। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गोरी के कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कि इम्पोर्टेंस है। चलिए मोहम्मद गोरी के बारे में जान लेते हैं। ये रहा मोहम्मद गोरी। तो इसका जो मुख्य अभियान है, मोहम्मद गोरी का जो मुख्य अभियान है, वो माना जाता है आबू का युद्ध। और ये कब हुआ था, 1178 में ये हुआ था। अब मोहम्मद गोरी का जो आबू का युद्ध है जो कि 1178 में हुआ था, वो किस किस के बीच में हुआ था, देखिए। तो वो हुआ था चालुक्य शासक भीम प्रथम, चालुक्य शासक भीम सेकंड, क्योंकि भीम प्रथम के साथ तो महमूद गजनबी का युद्ध हुआ था जो कि गुजरात के राजा थे। और चालुक्य शासक भीम सेकंड, जिसे द्वितीय के नाम मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या थे, ये अल्पायु की अवस्था में थे, मतलब कि छोटे थे। और इसकी तरफ और कौन थे, मतलब कि आबू के युद्ध में कौन कौन थे, और दूसरा नाम आ जाता है मोहम्मद गोरी। तो आपको याद रखना है कि आबू का युद्ध 1178 में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और चालुक्य शासक भीम द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय के बीच में हुआ था। और मूलराज द्वितीय जो है ये अल्पायु की अवस्था में थे, जिसके कारण अल्पायु की अवस्था में होने के कारण इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो राजमाता करती है। और राजमाता का नाम क्या है, नायिका देवी। क्या नाम है, नायिका देवी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पराजित हो जाता है कौन, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है, यहाँ पे पराजित हो जाता है। और चालुक्य शासक भीम द्वितीय, जिस युद्ध का नेतृत्व राजमाता ने किया था, नायिका देवी ने, वे क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। और मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय जो होती है वो कब होती है, आबू का युद्ध में, जो कि कब होता है, 1178 में होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि मोहम्मद गोरी का जो मुख्य अभियान था आबू का युद्ध, कौन सा, आबू का युद्ध, जो कि 1178 में होता है, उसी में मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। और मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार 1178 में होती है आबू के युद्ध में। और उसको कौन हरा देता है, तो उसको हराने के लिए चालुक्य शासक भीम द्वितीय की माता कौन है, राजमाता नायिका देवी, जो कि इसको हरा देती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि त्राइन का युद्ध। तो त्राइन का जो प्रथम युद्ध है वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था हरियाणा में। कब हुआ था वो हुआ था मेरे भाई 1191 में। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था, वो 1191 में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो अब फिलहाल एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो किस किस के बीच में होता है, पॉइंट ये याद रखना है। तो चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, जो कि अजमेर के और दिल्ली के शासक थे। और दूसरी तरफ कौन था, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी यहाँ पे भी क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। तो मोहम्मद गोरी की जो पहली हार होती है वो आबू के युद्ध में होती है, जो कि 1178 में होता है।
और मोहम्मद गोरी की जो द्वितीय हार होती है, दूसरी हार होती है, वो होती है तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 में होता है। और कौन हरा देता है इसको? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। अब बात कर लेते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध का। तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, मतलब कि दूसरा युद्ध है तराइन का, जो कि कब होता है? वो होता है 1192 में। एक साल के बाद ही क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। तो इस युद्ध में, ये युद्ध भी किस किस के बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। और मोहम्मद गोरी जो होती है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है, और पृथ्वीराज चौहान जो होता है वो हार जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए, गोरी ही भारत में मुस्लिम जाति के साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। अब गोरी जो थे, वे क्या थे? निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वे क्या करते थे? अपने ही दासों को उत्तराधिकारी बना देते थे। तो जिनकी कोई संतान नहीं होती थी, वे क्या करते थे? जो उनके उत्तराधिकारी थे, अच्छे अच्छे उत्तराधिकारी थे, उनको ही वे क्या कर देते थे? वे राजा बना देते थे। तो मोहम्मद गोरी के 4 प्रमुख दास थे। कितने थे? 4 प्रमुख दास। अब मोहम्मद गोरी के जो 4 प्रमुख दास थे, पहला आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आता है नासिरुद्दीन कुबाचा, तीसरा आता है ताजुद्दीन यालदोज, और चौथा आता है ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन खलजी। देखिए, अब यहाँ पे जो मोहम्मद महमूद गोरी है, मोहम्मद गोरी जो है, महमूद गोरी नहीं, मोहम्मद गोरी जो है, अब मोहम्मद गोरी ने क्या किया? मोहम्मद गोरी के जो 4 प्रमुख दास थे, उनको ही कुछ जगह दे दी, स्थान दे दिए गए। कौन कौन से स्थान दिए गए? जैसे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसको दिया गया लाहौर और दिल्ली वाला एरिया। जो नासिरुद्दीन कुबाचा है, उसको दिया गया सिंध प्लस मुल्तान। जो ताजुद्दीन यालदोज है, उसको दिया गया गौर प्रदेश। गौर प्रदेश अपना ही प्रदेश दे दिया, जहाँ पे उसका महमूद गोरी का शासन था मृत्यु के बाद इसकी। और ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन खलजी को दिया गया बंगाल और बिहार वाला एरिया। देखिए, अब गोरी जो था, वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने शिव, नंदी, त्रिशूल, लक्ष्मी की आकृति के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। तो दोस्तों, 4 प्रांत दिए गए, और किसने दिए? मोहम्मद गोरी ने। और कौन कौन से दिए? मैंने यहाँ पे नाम भी बता दिए, आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि मोहम्मद गोरी ने ही भारत में क्या चलाए थे? लक्ष्मी माँ के सिक्के चलाए थे। शिव आकृति के, त्रिशूल के और नंदी आदि के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। तो दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको क्या कराऊंगा? कंप्लीट मेडाइवल हिस्ट्री कराऊंगा इसी तरीके से। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।